स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो है फिर से टाइप्स ऑफ लेजर, जिसमें हमने एक टाइप कर लिया था रूबी लेजर और ये दूसरा है गैस लेजर। गैस लेजर बनाने के लिए हमने दो गैसेस को ले लिया है, एक है हीलियम गैस और दूसरी है नियोन गैस। हीलियम का 90% और नियोन का 10% हमने मिक्सर लेकर एक ट्यूब में भर दिया है। एक सिलेंड्रिकल ट्यूब है, बेलनाकार ट्यूब है, उसमें भर दिया है और इसके दोनों तरफ हमने दो मिरर लगा दिए हैं। एनर्जी देने के लिए हमने इसको एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है, दो इलेक्ट्रोड से जोड़ दिया है। हाई वोल्टेज देने के लिए हमने क्या किया है, ये जो बेलनाकार ट्यूब है जिसमें हमने हीलियम और नियोन गैस भर रखी है, उससे दो इलेक्ट्रोड्स जोड़ दिए हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, प्रबल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए, या हाई वोल्टेज देने के लिए, या फिर एनर्जी देने के लिए। और हमने इस बेलनाकार ट्यूब के दोनों तरफ दो मिरर लगा दिए हैं, M1 और M2। M1 को हमने फुली पॉलिश्ड कर दिया है और M2 को हमने पार्शियल पॉलिश किया है। और पॉलिश हमने इसलिए किया है ताकि हम इसको एक अच्छा रिफ्लेक्टर बना सकें, जिससे अगर फोटोन उत्सर्जित होते हैं तो वो बार बार इस तल से टकराकर और ज्यादा फोटोन को उत्सर्जित करें। इसीलिए हमने इसको रिफ्लेक्टर बनाया, परावर्तक बनाया है, जिससे फोटोन इससे बार बार परावर्तित होकर उत्पन्न होते रहें, जिससे हमें बहुत ज्यादा मात्रा में फोटोन्स मिलें और हम उससे क्या कर सकें, फोटोन का एम्प्लीफिकेशन कर सकें, प्रवर्धन कर सकें। तो हमने ये गैस लेजर में क्या क्या लिया है, हीलियम नियोन गैस का मिक्सर लिया है। 90% हीलियम है और 10% नियोन है, और ये दोनों ही कैसे हैं, नॉन रिएक्टिंग गैसेस हैं। ये रिएक्ट नहीं करती, हम इनको एनर्जी देंगे तो कोई रिएक्शन नहीं करेंगे ये, इसीलिए हमने इन दोनों गैसेस को लिया है। अब इसमें क्या है, 4 एनर्जी लेवल्स होते हैं। आपने 3 एनर्जी लेवल पहले ही पढ़े हैं, एक है लो एनर्जी लेवल, दूसरा है हाई एनर्जी लेवल और एक है मेटा स्टेबल स्टेट। लेकिन इसमें कितने होते हैं, 4 एनर्जी लेवल। ये है हाई एनर्जी स्टेट, ये कौन सी है, हाई एनर्जी स्टेट, जिसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होती है और इसमें इलेक्ट्रॉन कितनी देर तक रह सकते हैं, 10⁻⁻⁸ सेकेंड तक। इसको हम E2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इससे नीचे ही, इससे जस्ट नीचे ही होती है, उसको हम कहते हैं मेटा स्टेबल स्टेट। आपको इसके बारे में बताया जा चुका है। और जो मेटा स्टेबल स्टेट है उसमें इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं 10⁻³ सेकेंड तक। इसको हम EM से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और इसके नीचे है ये लो एनर्जी स्टेट। इसकी एनर्जी कैसी है, कंपैरिजन में, इन दोनों के कंपैरिजन में कम है, इसलिए हम इसको क्या कह रहे हैं, लो एनर्जी स्टेट, और इसको हम E1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और सबसे नीचे हमने ले ली है जो लास्ट स्टेज है, वो है EG। G का मतलब है ग्राउंड एनर्जी स्टेट, सबसे कम ऊर्जा वाली ये स्टेट है। इसको हमने क्या कह दिया है, ग्राउंड एनर्जी स्टेट। अब ये जो हीलियम और नियोन गैस के मिक्सर के मॉलिक्यूल्स हैं, ये इनिशियली कहाँ है, यहाँ पर है, ग्राउंड एनर्जी लेवल में है। जो हीलियम और नियोन गैस को हमने मिक्स कर दिया है, इसके जो अणु हैं वो इनिशियली कहाँ पर है, यहाँ पर है। और अणु किससे मिलकर बना होता है, ये आपको पता है, परमाणु से। और परमाणु किससे मिलकर बने होते हैं, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से। तो वो एटम कहाँ पर है, यहाँ पर है, परमाणु कहाँ पर है, यहाँ पर। अब आप क्या करेंगे, इस ग्राउंड एनर्जी स्टेट को, ये जो सबसे कम ऊर्जा वाला स्तर है, इसको आप एनर्जी देंगे। हमने इलेक्ट्रोड्स लगाए हुए हैं एनर्जी देने के लिए ही। तो जो हीलियम नियोन गैस मिक्सर के अणु है, मॉलिक्यूल्स है या एटम है, वो क्या होंगे, एक्साइटेड होंगे। और एक्साइटेड होकर कहाँ आ जाएंगे, हाई एनर्जी लेवल में। यहाँ आ गए, अभी यहाँ नहीं है, अभी कहाँ आ गए हैं, इस स्टेट में आ गए हैं, क्योंकि आपने इनको एनर्जी दे दी है, हाई वोल्टेज दे दिए हैं, जिससे एक्साइटेड होकर कोवेलेंट बॉन्ड तोड़कर ये कहाँ पर आ गए, हाई एनर्जी स्टेट में। और इस प्रोसेस को हम क्या कह देते हैं, पंपिंग। आपको पहले बताया जा चुका है, जिसके द्वारा हम एनर्जी दे
पार्टिकल इलेक्ट्रॉन को या एटम को ग्राउंड एनर्जी स्टेट से या लो एनर्जी स्टेट से कहाँ भेज देते हैं, हाई एनर्जी स्टेट में, तो इसी प्रोसेस को हम क्या कह देते हैं, पंपिंग। अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कितनी देर तक ठहरेगा, 10⁻⁻8 सेकेंड तक। उसके बाद ये कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा मेटास्टेबल स्टेट में, और यहाँ पर कितनी देर तक रुकेगा, 10⁻³ सेकेंड तक। जब तक ये एक्साइटेड रहता है तभी तक इन कक्षाओं में या इन ऊर्जा स्तरों में रुकता है। और उसके बाद ये कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, लो एनर्जी स्टेट में आ जाएगा। और जब ये वापस लो एनर्जी स्टेट में आएगा तो जो एक्स्ट्रा एनर्जी आपने इसको दी है, हाई वोल्टेज देकर आपने इसको ऊपर पहुंचाया है, उतनी ही एनर्जी को ये उत्सर्जित कर देगा प्रकाश के रूप में, फोटोन के रूप में। और उसकी ऊर्जा कितनी होगी, hν। जब एक फोटोन उत्सर्जित होता है तो हम इसको कह देते हैं स्वतः उत्सर्जन। इसको हम क्या कह देंगे, ये है स्वतः उत्सर्जन, स्पॉन्टेनियस एमिशन। फिर ये हम क्या करेंगे, लगातार पंपिंग करते रहेंगे, जिससे बार बार इलेक्ट्रॉन ग्राउंड एनर्जी स्टेट से कहाँ पहुंचते रहे, हाई एनर्जी स्टेट में, फिर वहां से मेटास्टेबल स्टेट में आ जाएं, और फिर वहां से कहाँ आ जाएं, लो एनर्जी स्टेट में आ जाए। क्योंकि हमने क्या करना है, पंपिंग करते करते पॉपुलेशन इन्वर्जन भी करना है, जनसंख्या में वृद्धि करनी है। जो संख्या है एटम की हाई एनर्जी स्टेट में, उसमें लगातार वृद्धि करते रहना होता है, लगातार पंपिंग के द्वारा, जिससे बार बार इलेक्ट्रॉन नीचे आते रहें और बार बार फोटोन का उत्सर्जन हो। जब ये फोटोन यहाँ उपस्थित किसी एक एटम से टकराता है तो वो भी नीचे आ जाता है और एक और फोटोन उत्सर्जित हो जाता है, समान ऊर्जा का फोटोन उत्सर्जित होता है। ऐसे ही एटम्स नीचे आते रहते हैं और फोटोन उत्सर्जित होते रहते हैं। थोड़ी देर बाद ही हमारे पास कई सारे फोटॉन्स हो जाते हैं, और जब हमारे पास कई सारे फोटोन हो जाते हैं, बहुत अधिक मात्रा में फोटोन हो जाते हैं, तभी हम उसको क्या कह देते हैं, एम्प्लीफिकेशन। क्या कह देते हैं उसको हम, एम्प्लीफिकेशन, प्रवर्धन कर लेते हैं हम फोटोन का। जब हमारे पास 2 फोटोन होते हैं तब हम उसको क्या कह देते हैं, स्टिमुलेटेड एमिशन। ये है हमारा उदीप्त उत्सर्जन। जब तक स्वतः उत्सर्जन नहीं होगा, स्पॉन्टेनियस एमिशन नहीं होगा, तब तक स्टिमुलेटेड एमिशन नहीं होगा, और जब तक ये उदीप्त उत्सर्जन नहीं होता है तब तक हम फोटोन का प्रवर्धन नहीं कर सकेंगे। और ये जो फोटॉन्स हैं, सबकी ऊर्जा एक समान रहती है, इनकी तीव्रता एक समान रहती है, इनकी डायरेक्शन एक जैसी रहती है, ये सेम फेज में रहते हैं, कला संबद्ध होते हैं, समान कला में होते हैं। और इनकी एनर्जी निकालने के लिए हमने क्या करना होता है, डेल्टा ई जो एनर्जी गैप है वो क्या है, मेटास्टेबल स्टेट की एनर्जी और जो लो एनर्जी स्टेट की एनर्जी है, इन दोनों के बीच की एनर्जी का डिफरेंस थी, इसकी एनर्जी होती है और इसकी तरंगदैर्घ्य होती है। जो आपको फॉर्मूला बताया गया है वो क्या बताया था, आप उसी से इसकी तरंगदैर्घ्य निकाल सकते हैं, और जो होती है 6928 एंगस्ट्रॉम। ये जो गैस लेसर है, इसके जो फोटोन उत्सर्जित होते हैं वो भी बहुत तीव्र होते हैं, इंटेंस होते हैं। जब हम फोटोन का एम्प्लीफिकेशन कर लेते हैं तो हमें एक लेजर बीम मिल जाता है, बहुत अधिक मात्रा में फोटॉन्स मिल जाते हैं, एक ऐसा प्रकाश मिल जाता है जो विजिबल होता है, दिखाई देता है, हमें दृश्य प्रकाश मिल जाता है, जिसकी तरंगदैर्घ्य कितनी होती है, 6928 एंगस्ट्रॉम, वेवलेंथ होती है 6928 एंगस्ट्रॉम। इसका फॉर्मूला मैंने आपको लास्ट टाइम पर बताया था, उसी फॉर्मूला से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसी लेजर को, जिससे हम गैसेस को यूज करते हैं प्रकाश को उत्सर्जित करने के लिए, दृश्य प्रकाश को उत्सर्जित करने के लिए, उसको हम क्या कह देते हैं, गैस लेजर। नेक्स्ट टाइप है सेमीकंडक्टर लेजर, और सेमीकंडक्टर लेजर को हमने एक पी टाइप सेमीकंडक्टर और एक एन टाइप सेमीकंडक्टर को मिक्स करके बनाया है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने लेड को बनाया था, लाइट एमिटिंग डायोड को बनाया था, प्रकाश उत्सर्जक डायोड जैसे ही बनाते हैं वही है सेमीकंडक्टर लेजर। और इसमें जैसे कि आपको बताया गया था 2 बैंड होते हैं जो
पीएन जंक्शन फॉरवर्ड बायस है, वही है सेमीकंडक्टर लेसर। और उसमें दो बैंड होते हैं। जो पहला है वो है वैलेंसी बैंड, चालक बैंड। ये है दूसरा, जिसको हम कहते हैं कंडक्शन बैंड। दो बैंड होते हैं, संयोजी बैंड और चालक बैंड। और आपको बताया गया है कि इनिशियली इलेक्ट्रॉन्स कहाँ होते हैं, वैलेंसी बैंड, संयोजी बैंड में होते हैं। फिर आपने क्या करना होता है, उनको एनर्जी देनी होती है, इतनी एनर्जी देनी होती है कि वो ये एनर्जी गैप है जो इसको क्रॉस करके कहाँ पहुंच जाए, चालन बैंड, कंडक्शन बैंड में पहुंच जाए। ये है हाई एनर्जी स्टेट। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितनी देर तक रुकेंगे, 10⁻⁻8 सेकेंड तक। और ये है लो एनर्जी स्टेट। यहाँ पर इनिशियली इलेक्ट्रॉन होते हैं, फिर आप क्या करते हैं, उनको कहाँ पहुंचाते थे, यहाँ पहुंचा देते हैं। पंपिंग के द्वारा आप इनको यहाँ पहुंचा देते हैं। और जब वो यहाँ पहुंच जाते हैं, पंपिंग देने का मतलब है आपने इनको एक्स्ट्रा एनर्जी दी है, एनर्जी गैप के बराबर, जिससे ये कहाँ पहुंच जाए, वैलेंसी बैंड से कंडक्शन बैंड में पहुंच जाए। और यहाँ ये कितनी देर तक रुकते हैं, 10⁻⁻8 सेकेंड तक। उसके बाद ये वापस अपनी अवस्था में आ जाते हैं, वैलेंसी बैंड में लौट आते हैं। एक इलेक्ट्रॉन आने पर या एक एटम आने पर एक फोटोन उत्सर्जित होता है, जिसकी ऊर्जा होती है hν। और जब एक फोटोन उत्सर्जित होता है तो हम उसको कह देते हैं स्वतः उत्सर्जन, स्पॉन्टेनियस इमिशन कह देते हैं इसको। और जब ये इस इलेक्ट्रॉन से या एटम से टकराता है तो इसको भी नीचे ले आता है। अब ये दो इलेक्ट्रॉन नीचे आ गए हैं तो हमारे पास दो फोटोन हो गए हैं। और जब हमारे पास दो फोटोन हो जाते हैं सेम एनर्जी के, तब हम उसको कह देते हैं उद्दीप्त उत्सर्जन, स्टिमुलेटेड एमिशन कह देते हैं इसको। और जब उद्दीप्त उत्सर्जन हो जाता है तब उसके बाद बार बार जो एटम है, इलेक्ट्रॉन है, वो नीचे आते रहते हैं और हमें समान एनर्जी के, इक्वल एनर्जी के बहुत सारे फोटॉन्स मिल जाते हैं। थोड़ी देर बाद जब हमारे पास बहुत अधिक मात्रा में फोटॉन्स हो जाते हैं तो हम मान लेते हैं कि हमें एक लेजर बीम मिल गया है। ये क्या मिल गया है, लेजर बीम। बहुत अधिक मात्रा में हमें फोटॉन मिल गए हैं। कब मिल जाते हैं, जब हम फोटॉन का एम्प्लीफिकेशन कर लेते हैं, तब हमें बहुत अधिक मात्रा में एक ऐसा प्रकाश मिल जाता है जो दृश्य होता है, विजिबल लाइट होती है, जिनमें सभी कणों की एनर्जी, तीव्रता, कला एक समान रहती है, उनकी तरंगदैर्घ्य भी एक समान रहती है। इनकी ऊर्जा क्या होती है, इनकी ऊर्जा होती है एनर्जी ऑफ कंडक्शन बैंड माइनस एनर्जी ऑफ वैलेंसी बैंड। दोनों की ऊर्जाओं में जो अंतर होता है वही इनकी ऊर्जा होती है। तो इस तरह से जब हम एक पी टाइप और एक एन टाइप सेमीकंडक्टर मिला देते हैं तब क्या बनता है, सेमीकंडक्टर लेसर। जो रूबी लेसर है उसमें 3 एनर्जी स्टेट्स होती हैं, लो एनर्जी स्टेट, हाई एनर्जी स्टेट एंड मेटास्टेबल एनर्जी स्टेट। निम्न ऊर्जा स्तर, उच्च ऊर्जा स्तर और मेटास्टेबल स्टेट। और जो गैस लेसर है उसमें 4 एनर्जी लेवल होते हैं। एक होता है ग्राउंड एनर्जी स्टेट, हाई एनर्जी स्टेट, मेटास्टेबल एनर्जी स्टेट एंड लो एनर्जी स्टेट। ये 4 स्टेट होती है गैस लेसर में। और सेमीकंडक्टर लेसर में 2 ही स्टेट्स होती हैं। एक है लो एनर्जी स्टेट जिसको हम कह देते हैं वैलेंसी बैंड, और एक है हाई एनर्जी स्टेट जिसको हम कह देते हैं कंडक्शन बैंड। हम पंपिंग करके यहाँ से इलेक्ट्रॉन को यहाँ भेजते हैं और वहाँ 10⁻⁻8 सेकेंड के बाद जब वो नीचे आने लगते हैं तो धीरे धीरे फोटोन उत्सर्जित हो जाते हैं। जब हमारे पास बहुत अधिक मात्रा में फोटोन आ जाते हैं, जब हम फोटोन का प्रवर्धन कर लेते हैं या एम्प्लीफिकेशन कर लेते हैं, तब हमें एक लेजर बीम मिल जाता है, एक दृश्य प्रकाश मिल जाता है। उसी को हम क्या कह देते हैं, सेमीकंडक्टर लेसर। लेसर को हम ऑप्टिकल मेजर भी कहते हैं। लेसर को हम और क्या कह देते हैं, ऑप्टिकल मेजर। और अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, मेजर के बारे में। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मेजर। और मेजर क्या है, माइक्रोवेव एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन।
जब हम उदीप्त उत्सर्जन द्वारा प्रकाश का प्रवर्धन करते हैं तरंगों के रूप में, किसके रूप में? तरंगों का प्रवर्धन करते हैं। ये माइक्रोवेव्स होती हैं, उनका हम एम्प्लीफिकेशन कर लेते हैं विकिरण के रूप में। उदीप्त उत्सर्जन द्वारा जब हम तरंगों का प्रवर्धन कर लेते हैं विकिरण के रूप में, तब हम उसको ही क्या कह देते हैं? मेसर कह देते हैं। लेजर और मेसर में क्या डिफरेंस है? लेजर में जो लाइट उत्सर्जित होती है, जो प्रकाश उत्सर्जित होता है, वो कणों के रूप में होता है, और मेसर में जो प्रकाश उत्सर्जित होता है, जो लाइट एमिट होती है, वो तरंगों के रूप में उत्सर्जन होता है। आपको पहले ही बताया गया होगा केमिस्ट्री में कि जो लाइट है उसका डुअल नेचर होता है, प्रकाश की दोहरी प्रकृति होती है। कभी वो कणों के रूप में उत्सर्जित होता है और कभी वो तरंगों के रूप में उत्सर्जित होता है। तो जब वो कणों के रूप में उत्सर्जित होता है, फोटॉन्स के रूप में उत्सर्जित होता है, तब हम उसको कह देते हैं लेजर। और जब वो तरंगों के रूप में उत्सर्जित होता है, वेव्स के फॉर्म में आता है, तब हम उसको कह देते हैं मेसर। और लेजर में जो लाइट है वो विजिबल लाइट होती है, दृश्य प्रकाश होता है, एक ऐसा प्रकाश जो हमें दिखाई देता है। लेकिन मेसर में जो लाइट एमिट होती है वो हमें दिखाई नहीं देती, वो इनविजिबल लाइट होती है, वो अदृश्य प्रकाश होता है, क्योंकि वो तरंगों के रूप में उत्सर्जित होता है इसलिए। और सेम प्रोसीजर जो लेजर में होता है वही सेम मेसर में भी होता है। इसमें भी पंपिंग होती है, इसमें भी स्पॉन्टेनियस, लेकिन इसमें स्पॉन्टेनियस एमिशन नहीं होता, जो स्वतः उत्सर्जन है वो नहीं होता। इसमें हमें स्वतः उत्सर्जन, स्पॉन्टेनियस एमिशन कराना पड़ता है। और आपको पता है कि जब तक कि स्वतः उत्सर्जन नहीं होगा, स्पॉन्टेनियस एमिशन नहीं होगा, तब तक स्टिमुलेटेड एमिशन नहीं होगा, उदीप्त उत्सर्जन नहीं होगा। और जब तक उदीप्त उत्सर्जन नहीं होगा तब तक हम प्रवर्धन नहीं कर सकते, एम्प्लीफिकेशन नहीं कर सकते। इसीलिए हमें मेसर में खुद ही स्वतः उत्सर्जन कराना होता है। अब हमने एक मेसर लिया है जिसको कहते हैं गैस मेसर, और इस गैस मेसर को अरेंज करने के लिए हमने जो अरेंजमेंट किया है वो है एक ओवन ले लिया है, माइक्रोवेव ओवन है ये, एक सेपरेटर है और एक रेजोनेंट चैम्बर है, एक अनुनादक लिया हुआ है। एक सेपरेट करने के लिए, अलग अलग करने के लिए पृथककारी लिया हुआ है, और एक हमने ओवन लिया हुआ है। और क्योंकि ये कौन सा मेसर है? गैस मेसर है, तो हमने जो गैस यूज करी है इसके लिए वो है अमोनिया गैस NH3। हमने इस ओवन में क्या भर दी है? अमोनिया गैस भर दी है। ये उसके मॉलिक्यूल्स हैं, अणु हैं अमोनिया गैस के। फिर हम जब ओवन में ऊष्मा प्रवाहित करते हैं, हीट पास करते हैं, तब अमोनिया गैस के जो मॉलिक्यूल्स इसमें भरे हुए हैं ओवन में, वो एक्साइटेड हो जाते हैं, उत्तेजित हो जाते हैं, हीट पाकर, टेम्परेचर पाकर या एनर्जी पाकर। तो हमने ये सेपरेटर इसलिए लिया है, जो अमोनिया गैस के एक्साइटेड अणु हैं, कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे हम आप सबको पढ़ाते हैं, फिर भी कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनकी कैचिंग पावर ज्यादा होती है, अच्छी होती है, तो वो ज्यादा समझ पाते हैं, और कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनका दिमाग ज्यादा चलता नहीं है, तो वो कम कैच कर पाते हैं। बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर अमोनिया गैस के कुछ अणु ऐसे हैं जिनकी कैचिंग पावर अच्छी है, तो वो ज्यादा ऊष्मा ग्रहण कर लेते हैं और ज्यादा एक्साइटेड रहते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो कम एनर्जी ग्रहण कर पाते हैं, कम ऊष्मा ग्रहण कर पाते हैं, तो वो कंपैरिजन में कम एक्साइटेड रहते हैं। तो हमने क्या किया है, सेपरेटर के द्वारा जो ज्यादा एक्साइटेड मॉलिक्यूल्स हैं, ज्यादा उत्तेजित अणु हैं अमोनिया गैस के, उनको एक साइड कर लिया है, सेपरेट करके, पृथक करके एक साइड कर लिया है, और जो कम एक्साइटेड मॉलिक्यूल्स हैं, कम उत्तेजित अणु हैं अमोनिया गैस के, उनको एक साइड कर लिया है। क्योंकि हमें ये ध्यान रखना है कि इसमें मेसर में स्वतः उत्सर्जन नहीं होता है, हमें अरेंज करना होता है, जो स्पॉन्टेनियस एमिशन है वो खुद ही कराना होता है। इसलिए हमें कैसे मॉलिक्यूल्स चाहिए? जो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो, तो हमने सेपरेट कर लिया है अमोनिया गैस के ज्यादा एक्साइटेड मॉलिक्यूल्स को और कम एक्साइटेड मॉलिक्यूल्स
हमने जो ज्यादा एक्साइटेड मॉलिक्यूल्स हैं उनको किस में भर दिया है, इसमें भर दिया है। ये जो रेजोनेंट चेंबर लिया है इसमें हमने क्या भर दिया है, जो अमोनिया गैस के बहुत एक्साइटेड, ज्यादा एक्साइटेड मॉलिक्यूल्स हैं उनको हमने रेजोनेंट चेंबर में प्रवाहित कराया है। फिर हम क्या करेंगे, हम इसमें स्वतः उत्सर्जन खुद ही कराएंगे, क्योंकि इसमें होता नहीं है। इसीलिए हमने क्या किया है, एक फोटोन जो बहुत ज्यादा तीव्र है, जिसकी फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति बहुत ज्यादा है, जिसकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है, और इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, ये जो फोटोन हम लेकर आए हैं उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 24,000 MHz। कितनी है, 24,000 MHz। बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी का एक फोटोन हम इस रेजोनेंट चैम्बर में खुद ही प्रवाहित कराते हैं, क्योंकि इसमें स्वतः उत्सर्जन नहीं होता है। स्पॉन्टेनियस एमिशन ना होने की वजह से हम क्या करते हैं, एक 24,000 MHz का फोटोन किसमें प्रवाहित कराते हैं, रेजोनेंट चैम्बर में, जिसमें हमने अमोनिया गैस के बहुत ज्यादा एक्साइटेड मॉलिक्यूल्स को भर रखा है। अब ये फोटोन अंदर जाकर जब इसमें से किसी भी एक अणु से टकराता है तो एक और फोटोन उत्सर्जित होता है। इस तरह से हर बार टकराने पर बहुत अधिक मात्रा में प्रकाश उत्सर्जित होता है तरंगों के रूप में, और जो हमें दिखाई नहीं देता है, इसीलिए हम उसको क्या कह देते हैं, मेसन। जब बहुत अधिक मात्रा में थोड़ी देर बाद प्रकाश उत्सर्जित हो जाता है तो हम ऐसा मान लेते हैं कि हमने प्रवर्धन कर लिया है प्रकाश का, एम्प्लीफिकेशन कर लिया है लाइट का। किस रूप में, माइक्रोवेव्स के फॉर्म में, तरंगों के रूप में। हम जब प्रकाश का प्रवर्धन कर लेते हैं तब हम उसको क्या कह देते हैं, मेजर कह देते हैं। और लेजर को हम ऑप्टिकल मेजर भी कहते हैं। अब आप क्या करेंगे, इनका दोनों का यूज, लेजर और मेजर का यूज कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे किया जाता है, इसे आप फाइंड आउट करके लाएंगे और मुझे बताएंगे। और हम जो नेक्स्ट टॉपिक करेंगे नेक्स्ट टर्म में, वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसे आप सब यूज करते हैं, और वो है रिलेटेड टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। जो आदान प्रदान होता है बातों का, इंटरनेट का, उन्हीं सबसे रिलेटेड बात करेंगे। और आप वो सब कर चुके हैं या कर रहे हैं, इसीलिए आपको ज्यादा आता होगा तो आप अच्छे से समझ पाएंगे। इस लेक्चर के नोट्स मैं आपको ग्रुप में भेज दूंगी, आप वीडियो देखें, नोट्स से पढ़ें, और कोई प्रॉब्लम होने पर मुझे जरूर बताएं। थैंक यू।